ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष के हमारे ऋषि मुनियों ने तीन प्रकार बताए हैं कि ज्योतिष तीन प्रकार का होता है। होरा, गणित और संहिता। तीन प्रकार ज्योतिष के माने गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम होरा की कि होरा है क्या। तीनों स्कंदों में होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा क्यों? क्यों यह सबसे ज्यादा फलित को, होरा मीन्स फलित, फलित को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना है? क्योंकि फलित मानव के कल्याण के लिए है। सृष्टि में मानव सबसे ही खूबसूरत है और मानव के संदर्भ में ही हमारा सब समूचा ब्रह्मांड चलता है। चाहे जल की बात हो या वायु की बात हो, चाहे धूप की, छांव की, प्रकृति की, किसी भी चीज की बात हो, सबका संबंध मानव से ही है और इसमें जो विशेष रूप से जो लाभ प्राप्त होता है वो मानव को ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि होरा शास्त्र का निर्माण मानव के लिए ही किया गया है, जो कि तीनों स्कंधों में श्रेष्ठ है। ज्योतिष के तीन स्कंध बताए गए हैं, होरा, गणित और संहिता। लेकिन इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ होरा को ही कहा गया है, जिसे हम फलित कहते हैं। अब हमने होरा की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं गणित की। गणित गणित क्या है? गणित में हम सबसे पहले क्या करेंगे? गणित को, होरा को हम तभी समझ पाएंगे जब हम गणित को समझेंगे, क्योंकि गणित से ही पंचांग के निर्माण से लेकर ग्रहों का निर्धारण, कि आपकी लगन क्या है, आपकी राशि क्या होगी, आपका लगन कितने अंश का होगा, यह सब कुछ गणित के ऊपर ही निर्भर है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम होरा को समझें तो होरा का अर्थ ही फलित ज्योतिष है। हमारे शास्त्रों में गणित की तुलना किसी भी विज्ञान के गणित से आगे है। उदाहरण के लिए समझें तो हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अमावस्या के दिन सूर्यास्त होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। 100 साल के आगे तक का भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और वह भी इतनी तीव्र गति से, इतनी जल्दी से, जो कि इतना जल्दी बताने का किसी भी विज्ञान में कोई प्रमाण नहीं है कि यह बता सके कि 100 साल के बाद आगे ग्रहण कब लगेगा। और दूसरी बात, यह निश्चित तिथि दे सके कि अमावस्या को होगा या पूर्णिमा को होगा। अब जब अमावस्या और पूर्णिमा की बात आएगी तो तिथियों की भी बात आएगी, और तिथियों की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति पर ही निर्भर करती है। हम प्राप्त करते हैं और फिर उस स्थिति को समझते हुए जो बताते हैं वह फलित है, उसे ही फलित कहा जाता है। तो फिर गणित जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी है, लेकिन हम आपको, की टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, कंप्यूटर, लैपटॉप आज के टाइम में सभी के पास है, तो आपको गणनाएं परफेक्ट वहां से प्राप्त हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फलित करना हम यहाँ से सीखेंगे और आप निश्चित रूप से एक ज्योतिष बन जाएंगे। अब तो यह बात हुई गणित की। अब हम बात कर लेते हैं संहिता की। संहिता क्या है? पहले हमने होरा को समझा कि होरा क्या है, होरा का मीन्स फलित है। उसके बाद हमने गणित को समझा कि गणित क्या है। गणित से ही हमारे पंचांग का निर्माण होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब चीजें हम कैसे बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, भूकंप कब आएगा, ये सब हम गणित के गणित से ही हम ये सब बता पाते हैं। इसके बाद कहते हैं संहिता क्या है। संहिता से हमको क्या जानकारी मिलती है?
संहिता शास्त्र हमारे भूगोल को समझने में और उस पर होने वाले प्रभाव, जैसे स्थूल रूप से पहाड़, पर्वत, झरने, नदी, वातावरण के अंदर क्या परेशानी आ सकती है, बहुत बड़े मास लेवल पर हमें क्या परेशानी आ सकती है, इन सब की जानकारी हमें संहिता शास्त्र के द्वारा ही मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, फसलों का नुकसान कब होगा, सरकार का बदल जाना, गृह युद्ध, दूसरे प्रांतों का दूसरे देशों से युद्ध हो जाना, इसकी संभावनाओं का शास्त्र ही संहिता शास्त्र कहलाता है। यह आपको समझना होगा। अब हम फलित को सीखेंगे और उसे ही लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि मानव जीवन के कल्याण के लिए यह शास्त्र कैसे हेल्पफुल हो सकता है यह हम बताएंगे। ज्योतिष को वेदों में चक्षु कहा गया है कि ज्योतिष ही नेत्र है। ज्योतिष में त्रिगुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। यह हम सभी जानते हैं। टाइट हो गया पैंट है ये अभी। मोबाइल में देख लिया था। बताओ जरा, कितनी शर्म की बात है। मान, कितनी शर्म की बात है। दो घड़ी अपने दुख दूसरे से बोलो, कोई बोलो फिर। परेशानी है वो बोलो। बोलो। है, कोई आगे की जीने की जिंदगी के बारे में सोचो। फोन को तो बंद कर देना चाहिए। हाँ भाई। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो मैडम। हाँ जी, मैडम बताइए। सबको ना म्यूट, आप सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आती है लोगों की। आप ओके। सभी पार्टिसिपेंट को म्यूट कीजिए। ओके सर। जब भी आवाज आएगी नहीं तो सब डिस्टरबेंस आ रहा है तो। ओके। ज्योतिष हमारा 4 स्तंभों पर टिका है। ज्योतिष के कितने स्तंभ बताए गए हैं? ज्योतिष के 4 स्तंभ बताए गए हैं। नक्षत्र, राशि, भाव और ग्रह। नक्षत्र कितने बताए गए हैं? नक्षत्र 27 बताए गए हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। राशि कितनी होती है? राशि 12 राशियां बताई गई है। ग्रह कितने बताए गए हैं? ग्रह हमारे 9 बताए गए हैं कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। ये 1 मिनट में सभी को म्यूट करती हूँ, शायद हुए नहीं, अभी मैंने किया था। ओके, 9 ग्रह बताए गए हैं और 12 भाव बताए गए हैं। इस तरह से ये 12 भाव बताए गए हैं। सबसे पहले हम नक्षत्रों की बात करते हैं कि नक्षत्र कितने बताए गए हैं। नक्षत्र 27 बताए गए हैं। अब ये नक्षत्रों का नामांकन कैसे हुआ? तारों के समूह के आधार पर। तारों के समूह के आधार पर प्राप्त आकृति अव्यय जैसी भी दिखाई देती है, उसी के आधार पर उसका नामांकन किया गया है। जैसे पहला नक्षत्र अश्वनी है
तो उसका आकार एक अश्व की भांति दिखाई देता है और उसी के आधार पर उसका नामांकन कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। पहले आपने देखा होगा कि नक्षत्रों को हम तारा भी कहते हैं या तारा भी कहा जाता है नक्षत्रों को। नक्षत्र किसे कहते हैं और इसका प्रयोग ज्योतिष में कैसे किया जाता है? जब हम चल और अचल जगत की बात करते हैं तब हम अपने ब्रह्मांड की भी बात करते हैं, और ज्योतिष ग्रहों की बात करता है। पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। अब हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि यह 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हम ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हम किलोमीटर की बात नहीं करेंगे। ब्रह्मांड का विस्तार अंशात्मक है। इसकी गणना कैसे होती है? अंशों में होती है ब्रह्मांड की गणना। इसका विस्तार अनंत है, ये अनंत तक फैला हुआ है। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं कि जिसका अंत नहीं है। तो इसीलिए हमारी ऋषि मुनियों ने इसकी एक कल्पना की, एक चक्र बनाया जिसे हम क्रांति रथ भी कहते हैं, जोडियक भी कहते हैं, इसके कई नाम दिए। और इसे 360 डिग्री का माना गया, 360 डिग्री। इसे कितना माना गया? इसका विस्तार कितना माना गया? 360 डिग्री इसका विस्तार तक फैला हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं। और अगर हम इसे विभाजित करें, अगर हम इस ब्रह्मांड को, इस अनंत को, 360 डिग्री को अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो जो हमें एक भाग प्राप्त होगा उसे हम एक नक्षत्र कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये अनंत है, ये 360 डिग्री का है, लेकिन जब हमने इसका एक ऐसे विभाजन किया तो ये एक, इसका एक नक्षत्र माना गया, इतना एक नक्षत्र माना गया। ये इसका एक नक्षत्र का भाग है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसे ही हम नक्षत्र कहते हैं। जैसे मुझे पता नहीं चला। एक मिनट, जैसे हम कहेंगे ये यहां से यहां तक ये एक नक्षत्र है, ये एक नक्षत्र है, और बाहर ये अनंत तक फैला हुआ है, इसका विस्तार अनंत है। क्योंकि ये जो गोला है, ये सर्कल है, ये ब्रह्मांड है, और ये 360 डिग्री का है। ये हमने 360 डिग्री का चक्र माना, लेकिन ये अनंत है, इसका विस्तार अनंत है। और यहां से यहां तक इसका ये एक नक्षत्र है, जिसे 13 डिग्री 20 मिनट का माना गया। कितना माना गया? एक नक्षत्र का जो अंशात्मक मान माना गया वो 13 डिग्री 20 मिनट माना गया। अब ये 13 डिग्री 20 मिनट कैसे माना गया? अब 360 डिग्री को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसे 27 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र का मान। और जब हम इसमें 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ देंगे तो यानी कि ये 26 डिग्री 40 मिनट दूसरा नक्षत्र हो जाएगा। और इस तरह से हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे, और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, 27 नक्षत्रों के लास्ट में आप पहुंचेंगे तो 360 डिग्री आएगा, यानी कि 27 नक्षत्रों का मान कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। अब हम राशियों की बात करते हैं। ने इस तरह से 12 राशियां कही गई हैं। आपने यह देखा होगा, यह सुना होगा, और आपने रामायण में, जब आप रामायण या महाभारत पढ़ते हैं तो आपने उसमें भी ये देखा होगा कि उसमें नक्षत्रों की बात की गई है, राशियों की उसमें कोई चर्चा नहीं है। जैसे राजा दशरथ जब ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र में शनि गोचर करता है तो संसार में 12 साल के लिए अकाल पड़ता है। तो जब जो रोहिणी नक्षत्र का आकार है वो एक गाड़ी के समान है, एक गाड़ी की आकृति है, और जब शनि उसमें गोचर करता है तो उसे तो वो शकट योग माना जाता है ना। तो वहां पर नक्षत्रों की चर्चा की गई है। जैसे जब श्री राम
भगवान श्री राम का अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, तो ऋषि वशिष्ठ से राजा दशरथ कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र आने वाला है, जो राज्याभिषेक और शुभ मुहूर्त के लिए शुभ माना जाता है। इस तरह से आप जैसे जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म हुए या युधिष्ठिर के, इन सबके जब जन्म होते हैं तब वहां पर सब जगह नक्षत्रों की बात की गई है, राशियों की चर्चा कहीं नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हम अपनी हर चीज को सरल बनाने में लगे रहे। आज के टाइम पे आप जैसे देखोगे कि टेक्नोलॉजी का युग आया, हमने क्या किया, अपनी हर चीज को सरल बना लिया। हम सरल बनाने में लगे रहे, इसलिए बाद में पुराणों में राशियों की चर्चा होनी शुरू हो गई। हमने उसे नक्षत्रों से उसे सरल बना लिया, हम राशियों पर आ गए और राशियों से फलित करना आसान हो गया, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं और राशियां 12 होती हैं, और नक्षत्र को याद करने में भी बहुत मेहनत लगती है और राशियां हमें जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक बार नक्षत्र को याद कर लेंगे तो आपको ज्योतिष को समझना बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए नक्षत्रों को याद करना और उनकी डिग्री को याद करना, उनके चरणों को याद करना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से जिस तरह से नक्षत्र तारा के समूह को कहते हैं, उनका नाम उनके ताराओं की आकृति के ऊपर ही पड़ा है, उसी तरह से जो राशियां हैं उन्हें भी ताराओं के समूह के आधार पर ही जो आकृति मिलती है, उसी के आधार पर राशियों का नामांकन हुआ है। जैसे पहली राशि क्या है, पहली राशि मेष है। अब इसकी आकृति कैसी है, इसमें तारों की आकृति एक भेड़ जैसी है ना? एक भेड़ जैसी है, इसीलिए इसका नाम मेष रखा गया। और दूसरी राशि की बात करें तो इसका नाम वृषभ है। वृषभ की आकृति कैसी है, एक बैल जैसी है, इसलिए इसका नाम वृषभ रखा गया। अब हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में कि ग्रह कितने हैं। देखिए वैसे तो 9 प्लेनेट बताए गए हैं, लेकिन इसमें 7 प्लेनेट ही कहे गए हैं। जब भी हम किसी चीज की गणना करते हैं या षटबल निकालते हैं या किसी तरह की बलों की गणना करते हैं तो वहां पर 7 प्लेनेट ही लिए गए हैं। वहां पर राहु और केतु को ये छाया ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। इनके पीछे भी इनकी कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही इन चीजों को भी हम समझेंगे। राहु केवल सिर है, खोपड़ी है, और केतु नीचे का धड़ है। तो इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, ये सिर्फ क्रांति वृत्त पर एक संवेदनशील बिंदु है। इसलिए प्लेनेट 7 गए गए हैं, लेकिन इन्हें भी प्लेनेट का ही दर्जा दिया गया है, राहु और केतु को भी। तो इन्हें मिलाकर 9 प्लेनेट माने जाते हैं। 7 प्लेनेट कौन से हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। वारों के आधार पर ही इनके नाम रखे गए हैं। हमारे 7 वार माने जाते हैं और वारों के आधार पर ही इनका नाम दिया गया है। ग्रहों के बाद बात करेंगे हम भावों की। बारह राशियां कही जाती हैं। हमारी राशियां कितनी हैं, 12 हैं। इसीलिए भाव भी कितने माने जाते हैं, 12 भाव ही माने जाते हैं। भाव भी 12 हैं। जैसे ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। इस तरह से 12 भाव बताए गए हैं। अगर हम ये ब्रह्मांड का चित्र किसी प्लेन पेपर पर बनाना संभव नहीं है, लेकिन जब हम ब्रह्मांड का चित्र प्लेन पेपर पर बनाते हैं तो वहां पर हम 12 भावों में, इस तरह से 12 भावों में 12 राशियों की स्थापना करते हैं। जैसे यहाँ पे एरीज, यहाँ पे टोरस, ये जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। इस तरह से हम 12 भावों में 12 राशियों की स्थापना करते हैं। भावों में एक विशेष जानकारी छुपी रहती है। अब जैसे आपका कोई मकान है और आपसे कोई प्रश्न करता है कि फ्रिज कहाँ है, तो एक कॉमन सी बात है कि फ्रिज कहाँ होगा, फ्रिज किचन में ही होगा।
और आपसे कोई पूछे कि बेड कहाँ है, तो बेड बेडरूम में होगा। बच्चे का स्टडी रूम कहाँ होगा? बच्चे का स्टडी रूम बच्चे के कमरे में ही होगा जहां पर वे पढ़ाई करते हैं। यानी कि हर कार्य के लिए एक भाव निर्धारित किया गया है। उसी तरह से ये जो 12 भाव निर्धारित हैं, जब हम इसे समझेंगे तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसमें किसी ना किसी भाव में छुपा होगा, ऐसा हम कहेंगे। और हमें ये आसान हो जाएगा जब हम इसे आगे चलकर सूक्ष्मता से सीखेंगे। तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की? 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 12 भाव। ज्योतिष इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। ज्योतिष के 4 स्तंभ है। ज्योतिष के 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है ज्योतिष के। पहले हम देख लेते हैं कि कुंडली क्या होती है। ये एक कुंडली है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडियन कुंडली। ये क्या कहलाती है? नॉर्थ इंडियन कुंडली। कुंडली के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कुंडली भी 3 प्रकार की कही गई है। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली कहलाती है। इसमें भाव फिक्स होते हैं। ये भाव इसमें फिक्स है कि ये प्रथम भाव है, ये सेकंड भाव है, ये थर्ड भाव है, ये फोर्थ भाव है, ये फिफ्थ भाव है, ये सिक्स्थ भाव है, ये सेवेंथ भाव है, ये एट्थ भाव है, ये नाइन्थ भाव है, ये 10th भाव है, ये 11th भाव है और ये 12th भाव। इस तरह से ये भाव इसमें फिक्स है। इसमें राशियां मूवेबल है। इसमें राशियां चलती हैं। क्या चलती हैं? इसमें भाव क्या है? इसमें फिक्स है और इसमें राशि मूवेबल है। राशियां इसमें चलती हैं। राशियां मूवेबल है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ऐसे चलती है, ये ऐसे चलेगी, ऐसे, है ना? ये ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये चलती है। ये हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली है जो हमारी यहाँ उत्तर भारत में चलती है। एक होती है दक्षिण भारतीय कुंडली। इन चीजों को भी हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि ये चीजें भी हमारी आगे काम आती हैं कि दक्षिण भारतीय कुंडली क्या है। दक्षिण भारतीय कुंडली क्या है? ये ऐसे बनती है। ये दक्षिण भारतीय कुंडली कहलाती है। इसमें राशियां फिक्स होती है। क्या फिक्स होता है? इसमें राशियां फिक्स होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे राशियां डाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फिक्स है राशियां। इसमें क्या चलते हैं? इसमें भाव चलते हैं। जैसे हमारा मकर लगन है तो हम मकर लगन पे ऐसे साइन डाल देंगे तो इससे क्या पता चलेगा हमारा मकर लगन है। इसमें भाव घूमते हैं। राशियां इसमें फिक्स होती हैं। और एक होती है जो अलग अलग प्रांतों में कुंडली बनाई जाती है। एक कुंडली होती है। इस तरह से 3 तरह की कुंडली होती है भारत में। इंडिया में ही 3 तरह की कुंडली चलती है। एक ये कुंडली होती है। इसमें भी राशियां फिक्स होती है। इसमें भी राशियां फिक्स होती हैं। इसमें भी भाव चलते हैं। इसमें भी साइन डाल देते हैं ऐसे कि ये लगन है, या लिख देते हैं कि भाई ये लगन है। इस तरह से लिख देंगे लगन है, या ऐसे 2 साइन डाल देंगे कि ये लगन है। इस तरह से बताया जाता है। अब ये कुंडलियां भी बहुत चलती हैं। इसके चलने का भी एक रीजन है क्योंकि इसमें एक सुविधा होती है। यहाँ पे हम जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इन दोनों कुंडलियों में ही एक सुविधा है कि हम कुंडली के अंदर ही सब कुछ लिख सकते हैं, जो नॉर्थ इंडियन कुंडली में हमें नहीं मिलती।
लेकिन साउथ इंडियन कुंडली में और ये अलग जो प्रांतों की उड़िया, मैथिली, बंगाली में जो बनाने का तरीका है, इनमें हमें बीच में लिखने के लिए एक स्पेस मिलता है और हम इसमें अपनी जानकारी लिख सकते हैं जो भी उससे संबंधित है। अब हम राशियां जान लेते हैं, राशियां कौन कौन सी होती हैं। राशियों को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही नाम याद करने जरूरी है। दोनों ही का नाम अगर आप याद करेंगे तो आपको किसी के भी मुंह से सुनोगे तो समझने में आपको आसानी रहेगी। जैसे पहली राशि मेष है, इंग्लिश में से एरीज कहते हैं। दूसरी राशि वृष है, इंग्लिश में से टोरस कहते हैं। तीसरी राशि मिथुन है, इसका इंग्लिश नेम जेमिनी है। फोर्थ राशि कर्क है, इंग्लिश नेम कैंसर है। फिफ्थ राशि सिंह है, जिसे हम लियो कहते हैं। सिक्स राशि कन्या है, इंग्लिश नेम इसका वर्गो है। सेवंथ राशि तुला है, जिसका नाम लिब्रा है, लिब्रा भी है। एट्थ नंबर राशि वृश्चिक है, जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं, स्कॉर्पियो। नाइन्थ नंबर राशि धनु है, जिसका नाम जिस इंग्लिश नेम सैगिटेरियस है। 10 नंबर राशि मकर है, जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 11 नंबर राशि कुंभ है, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं। और 12 नंबर राशि मीन है, जिसे हम पाइसिस कहते हैं। इस तरह से आपको ये 12 राशियों के नाम याद करने होंगे। नाइन प्लेनेट है। पहला प्लेनेट क्या है? सूर्य, जिसे हम सन कहते हैं, सन को संडे। इसे इंग्लिश का नाम सन है। दूसरा चंद्रमा, सोमवार, सोमवार या मंडे, इसे इंग्लिश नेम इसका मून है। तीसरा मंगलवार, मंगल। मंगल, ट्यूसडे कहते हैं, ट्यूसडे या मंगलवार। इंग्लिश नाम इसका मार्स है। फिर आता है बुधवार, जिसे हम वेडनेसडे कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका मरकरी है। फिफ्थ नंबर का प्लेनेट है बृहस्पति, जो बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम इसका जुपिटर है। थर्सडे लिखना। सिक्स नंबर प्लेनेट है शुक्र, जिसे हम फ्राइडे के नाम से जानते हैं, जो वीनस रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न, जिसे हम सैटर्न भी कहते हैं। एट्थ नंबर प्लेनेट है राहु और 9 नंबर प्लेनेट है केतु। फिर थर्सडे आएगा। इस तरह से हमने
9 प्लेनेट को समझा। आज हमने क्या क्या समझा? पहले तो हमने ज्योतिष के प्रकार समझे कि ज्योतिष 3 प्रकार का होता है। ज्योतिष के 3 प्रकार: होरा, गणित, संहिता। और उसके बाद अभी हमने समझा नक्षत्र, राशि, ग्रह, और हमने भावों के बारे में समझा। आज की क्लास अभी तक सभी को समझ आ रही है? सभी को समझ आ रही तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें। सभी को अगर अच्छे से क्लास समझ आ रही है तो एक बार यस लिखें। सभी लिखें एक बार, अगर सभी को समझ आ रही है एक बार सभी लिखें। देखिए, थोड़ा सा आज हम ग्रहों के बारे में भी पढ़ते हैं कि ग्रह क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का राजा है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का क्या है? राजा है, सौर मंडल का राजा। यह हर स्थान पे, सूर्य हर स्थान पर राजा का ही प्रतीक है। चाहे वो घर हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो किसी देश का राजा हो या घर में पिता हो, हर जगह सूर्य राजा ही है। राज्य उसके अंदर एक अपनी राजसी भव्यता है, राजसी वैभव है उसके अंदर। सूर्य के अंदर, सूर्य के अंदर अपना एक वैभव है, अपना एक शौर्य है सूर्य के अंदर। परिवार में हम क्या देखेंगे? सूर्य के अंदर, सूर्य की स्थिति से क्या पता चलता है हमें? सूर्य की स्थिति से राजसी भव्यता, वह वैभव का पता लगता है। परिवार में क्या है सूर्य? परिवार में सूर्य पिता है। हमारे पैतृक संबंध है, पैतृक संबंध भी हम सूर्य से ही देखते हैं। पैतृक संबंध का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। और सूर्य से हम क्या देखते हैं? प्रतिष्ठा देखते हैं। और हमारे प्रशासनिक अधिकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी सूर्य है।
जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो सब हम सूर्य से देखते हैं। पिता को हम सूर्य से देखते हैं। अगर सूर्य पे कोई पाप प्रभाव होगा तो यानी कि हमारी पिता से नहीं बनेगी, या सूर्य शनि की युति होगी तब भी पिता पुत्र में संबंध अच्छा नहीं होगा। समाज में, ये हमने परिवार में देखा, अब हम समाज में देखते हैं सूर्य से क्या देखते हैं। सूर्य राजतंत्र में क्या है? राजा है। सूर्य राजतंत्र में राजा का प्रतीक है। तथा आधुनिक प्रजातंत्र में क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र में उच्च अधिकारी है। आधुनिक प्रजातंत्र में उच्च अधिकारी है या प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रतीक है, या प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रतीक है। साथ ही साथ हम सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका भी प्रतीक सूर्य है। वो चीजें भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य से वैसे तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। सूर्य से हम बीमारी भी देखते हैं, सूर्य से हम व्यवसाय भी देखते हैं, सूर्य से हम घर में पिता की क्या स्थिति है ना, बली है या नहीं है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य बली है, सूर्य नीच का है। ऐसे हम कुंडली में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रूप में बताया कि हम सूर्य से क्या देखते हैं। जैसे सूर्य के आकाश में आती सारी नेगेटिविटी, सारा अंधकार एकदम से खत्म हो जाता है और सारे पेड़ पौधे एकदम से जीवंत हो उठते हैं। पेड़ पौधों को एकदम जीवन मिल जाता है और हमारा भी दिन की एकदम से शुरुआत होती है। सोते सोते जैसे हम आलस में कितने भरे हुए हैं, लेकिन सूर्य के उदय होते ही सब एकदम चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य राजा है, क्योंकि सूर्य का काम क्या है? समय से आना, समय से जाना, कोई नेगेटिविटी नहीं। इसलिए सूर्य को डिसिप्लिन वाले लोग अच्छे लगते हैं। सूर्य डिसिप्लिन का भी कारक है। जैसे घर में पिता एक अनुशासन बनाए रखता है, घर में पिता के होने से एक डिसिप्लिन बना रहता है, सारे काम टाइम से पूरे होते हैं। इसी तरह पिता को भी सूर्य के समान माना गया है। जैसे अगर हमारे देश में राजा न हो तो हमारी स्थिति क्या होगी, अगर एक देश में राजा न हो तो इसीलिए राजा को भी एक सूर्य के समान माना गया है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए एक सूर्य है, सूर्य के समान है। अच्छी गवर्नमेंट होगी तभी देश का भला होगा, अगर अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम दूसरों के दासी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को भी एक राजा के समान माना गया है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं तो वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। अगर सूर्य से हम बीमारियों की बात करें तो सूर्य से कौन कौन सी बीमारी होगी? सूर्य से हड्डियों से संबंधित बीमारी होगी। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं उनका कारक सूर्य है। और सूर्य से हमारे सिर दर्द, सिर से संबंधित समस्याएं, वो भी सूर्य से होगी। जो हमें हार्ट की बीमारी है वो भी हम सूर्य से देखते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को सूर्य से देखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा किस किस चीज का कारक है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। चंद्रमा क्या है? माता है। अब ये ग्रहों की समा में जैसे सूर्य सौर मंडल में राजा है, ऐसी तरह से सूर्य के समान ही चंद्रमा क्या है? राजसत्ता का प्रतीक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों राजसी ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा को जैसे राजा कहा तो नहीं, सूर्य को जैसे राजा कहा, चंद्रमा को रानी कहा। सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, इसे रानी का दर्जा प्राप्त है। और समाज में, परिवार में देखते हैं पहले।
परिवार में चंद्रमा माता का प्रतीक है और माता से संबंधित सभी बातों का प्रतीक है, माता से रिलेटेड सारी चीजें। घर की जो स्त्रियां हैं, जो बड़ी स्त्रियां हैं, वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। अब चंद्रमा, अब इसमें कहा कि माता से रिलेटेड सभी चीजों का प्रतीक है, वो कैसे? जैसे माता की नेचर क्या होती है? नर्चरिंग, केयरिंग, सभी की देखभाल करना, सभी को आपस में जोड़ के रखना। सारे परिवार को, एक माँ ऐसी चीज है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। आपने देखा होगा, जब भी किसी को अपने काम बनवाने होते हैं तो वो सीधे अपने पापा के पास नहीं जाएंगे, वो माँ के पास जाते हैं बच्चे, और उनके काम वो पूरे हो जाते हैं। यानी कि चंद्रमा की नेचर क्या है, माता की नेचर क्या है? केयरिंग है, नर्चरिंग है, सबको जोड़ने वाली है। डिप्लोमेटिक नेचर है माता की, कि किस इंसान से, घर के किस इंसान से कैसे काम निकलवाया जाए, वो माँ सब जानती है कि किस इंसान से किस तरह से काम लेना है, उसे सब पता है। इसी तरह से जो भी घर से रिलेटेड चीजें हैं उन सबको भी है, जो भी माता से रिलेटेड चीजें हैं उन्हें भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। अब समाज, समाज की बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई विद्वान व्यक्ति हो, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति भी हम चंद्रमा से देखते हैं। जैसे चंद्रमा और शनि की युति हो, तो शनि क्या है? हमारी प्रसिद्धि का कारक है। शनि क्या है? हमें एक सत्ता दिलवाता है। जैसे कहीं का नेता, मुखिया, वो हम किसके कारण बनते हैं? शनि के कारण बनते हैं। चंद्र यदि शनि से दृष्ट हो, चंद्रमा, चंद्रमा को यदि शनि देख ले, तो ये प्रजातंत्र का प्रतीक है। तो प्रजातंत्र में चमत्कारिक शक्तियों का विकास इसमें होता है। चंद्रमा से हम क्या बीमारी देखते हैं? जैसे सूर्य से हम सिर से बाहर से संबंधित चीजें देखते हैं, ऐसी चंद्रमा से जो अंदर की मानसिक दुख, जिनके आगे मन लगा, मन, मानसिक दुख, मानसिक संताप, मानसिक पीड़ा, जिनके आगे भी मन लगता है, वो सब चंद्रमा का प्रतीक है। वो सब हम चंद्रमा से ही देखते हैं। चंद्रमा हमारे चंद्रमा हमारे वक्षस, चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है। यहाँ ये राशि मिली है चंद्रमा को, तो यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली माना जाता है। यह है हमारा वक्षस्थल है। तो इससे संबंधित बीमारियां भी चंद्रमा से हम देखते हैं। जितनी भी डिप्रेशन से बीमारियां हैं, मन से संबंधित जो भी बीमारी हैं, वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं। चंद्रमा से हम कार्य क्या देखेंगे, व्यवसाय क्या देखेंगे चंद्रमा से? जो भी जल से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, तो जल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कार्य हैं, वो हम चंद्रमा से देखेंगे। या सफेद चीजों से रिलेटेड काम, ये भी हम चंद्रमा से देखेंगे। मंगल, मंगल क्या है? हमारा साहस है, पराक्रम है। ज्योतिष में मंगल को क्या कहा गया? मंगल को ब्रह्मांड में सेनापति का दर्जा दिया गया। ये ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना गया। मंगल क्या है? हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है, हमारी मांसपेशियां हैं। मंगल क्या है? हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स हैं। परिवार में मंगल क्या है? हमारे छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है परिवार में। छोटे भाई बहन का कारक मंगल है। समाज में मंगल को कैसे देखेंगे? जितनी भी यूनिफॉर्म वाली यूनिफॉर्म वाली सर्विस होती है, उन सब का कारक मंगल है। चाहे वो सेना में हो, चाहे वो डॉक्टर लाइन में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, यूनिफॉर्म वाली जितनी भी सर्विस है, वो सब हम मंगल से देखते हैं। मंगल हमारा मांगल्य भाव भी है।
मंगल से हम मांगल्य भाव भी देखते हैं। ये अगर मंगल अच्छा है, कुंडली में बली है, यानी कि हमारे जीवन में मंगल ज्यादा होगा, मांगल्य की अधिकता होगी। और अगर मंगल पीड़ित है, नीच है, खराब जगह में बैठा है, यानी कि तो हमारे जीवन में मांगल्य का, सुखी वैवाहिक जीवन का अभाव होगा। जितनी भी भू संपत्ति है वो सब भी हम मंगल से देखते हैं। जितनी भी हम जमीन की, फ्लैट की, प्लॉट की जब भी हम बात करेंगे तो वो भी हम मंगल से ही देखते हैं। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? अगर सभी को समझ आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट होगा तो मैं उसे म्यूट कर दूंगी। किसी का कोई डाउट नहीं है? आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। शनि का भी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं बुध की। बुध को ज्योतिष की ज्योतिष में बुध को राजकुमार माना गया। राजकुमार की पदवी दी गई है। बुध क्या है? राजकुमार है। राजकुमार की पदवी प्राप्त है बुध को। बुध क्या है? राजकुमार है। बुध को राजकुमार माना गया। परिवार में बुध को क्या माना गया? परिवार में मामा और चचेरे भाई बहन, मामा तथा चचेरे भाई बहनों के संबंध में बुध का विचार किया जाता है। समाज में बुध क्या है? समाज में बुध बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है हमारी। बुध से हम बुद्धि देखते हैं। अगर बुध अच्छा होगा तो जातक की बुद्धि बहुत तेज होगी। और अगर बुध पे पीड़ा होगी, शनि की दृष्टि है या किसी पाप प्रभाव का प्रभाव है, तो यानी कि उस व्यक्ति को थोड़ा किसी काम को करने में देर लगेगी।
तक काम हो चुका होगा वो बाद में सोचेगा। जैसे किसी से कोई झगड़ा हुआ है, किसी को कोई बात कहनी हुई, तो वो बात हो चुकी होगी, वो सोचेगा कि ये बात मैंने तब क्यों नहीं कही। मतलब उसे वो बात का रिजल्ट, उसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम बाद में ध्यान आएगा, तुरंत ध्यान आने के नहीं ध्यान आएगा। बुध से हम व्यापार देखते हैं। बुध किस चीज का कारक है? बुध व्यापार का कारक है। बुध से हम व्यापार भी देखते हैं। बुध के कारण ही हम ज्योतिष बनते हैं। बुध से हम ज्योतिष भी देखते हैं। बुध क्या है? हमारी वाणी है। बुध किसका कारक है? बुध वाणी का कारक है। बुध से हम क्या देखते हैं? बुध से कोई व्यक्ति जैसे कविता लिखता है, किसी को लेखक है, या किसी को हास्य हास्य कविताएं लिखने का शौकीन है, हास्य रस का शौकीन, या कोई पत्रकार है, बुध संचार का कारक है। बुध क्या कारक? बुध वक्ता। बुध से के कारण ही हम वक्ता बनते हैं। बुध हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है। बुध हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है। और बुध तीनों दोषों का कारक है। बुध में क्या बताया? बुध को त्रिदोष बताया, त्रिदोष का कारक बताया। बुध त्रिदोष का कारक है। तीन दोष कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। बुध इन तीनों दोषों का कारक है। जब बुध की दशा आती है तो व्यक्ति को इनसे संबंधित, सबसे ही संबंधित कुछ ना कुछ पीड़ा होती रहती है। उसे समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई कभी कोई, क्योंकि बुध तीनों ही दोषों का कारक है। तो उसे कुछ ना कुछ समस्या इनकी दशा में बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं हम गुरु की। बृहस्पति, गुरु को हम बृहस्पति भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम जुपिटर भी है। बुद्ध बुद्ध गुरु क्या है? हमारा ज्ञान है। जैसे हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध क्या है? एक रटा रटाया ज्ञान है। बुद्ध हमने जैसे किताब में पढ़ा वैसे ही सामने वाले को बता दिया, ये बुद्ध है। लेकिन गुरु क्या है? गुरु हमारा अंदर का ज्ञान है, जो हमारे अंदर से निकल के आता है। गुरु हमारा अंदर का ज्ञान है, जो हमारे अंदर से निकलता है। बुद्ध रटा रटाया ज्ञान और गुरु अंदर का ज्ञान। बुद्ध को ज्योतिष में देवताओं के गुरु कहा गया है। इन्हें गुरु का दर्जा प्राप्त है। ये देवताओं के गुरु कहलाते हैं। जैसे शुक्र राक्षसों के गुरु कहलाते हैं, इसी तरह से गुरु देवताओं के गुरु कहलाते हैं। लेकिन शुक्र के पास मृत संजीवनी है। गुरु पवित्रता के कारक हैं और उत्कृष्टता के कारक हैं। परिवार में गुरु को हम क्या देखते हैं? परिवार में गुरु क्या है? हमारे शिक्षक हैं और हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई को हम किससे देखते हैं? बड़े भाई को भी हम गुरु से देखते हैं। परिवार में जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, परिवार में जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं उन्हें भी हम गुरु से देखते हैं। दादा के रूप में, जैसे दादा हैं तो उन्हें भी हम गुरु से ही देखते हैं, जो हमारे दादा हैं। समाज में, समाज में गुरु क्या है? गुरु पंडित हैं, पुजारी हैं, विद्वान हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, कानूनी सलाहकार हैं, या मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे मैनेजमेंट संभालने वाला प्रबंधन है, बैंकर है,
या वित्तीय सलाहकार, बैंकर, इस तरह हम बहुत सारी चीजें समाज में गुरु से देखते हैं। गुरु से हमें कौन कौन सी बीमारियां होने का डर रहता है? गुरु से हमें थायराइड या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये गुरु मोटापे के भी कारक है। गुरु की दशा में व्यक्ति ज्यादा खाने लग जाता है, मतलब गुरु क्या है, मीठा है। जब भी गुरु की दशा आएगी व्यक्ति का मीठे का शौकीन हो जाता है और उसके कारण उसका मोटापा बढ़ जाता है। जो हम डायबिटीज देखते हैं वो भी हम गुरु से ही देखते हैं। जो शुगर की बीमारी है वो भी हम गुरु से ही देखते हैं। शुक्र, वीनस। शुक्र को देवताओं का गुरु कहा गया। ज्योतिष में जो पदवी प्राप्त है शुक्र को, वो देवताओं के गुरु की प्राप्ति है। इन्हें क्या कहा गया? देवताओं के गुरु माना गया। शुक्र का वर्णन 64 कलाओं के रूप में भी किया जाता है। शुक्र को 64 कलाओं का, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, ऐसे शुक्र की 64 कलाएं मानी जाती हैं। शुक्र समाज में बहुमुखी विकास का प्रतीक है। शुक्र समाज में बहुमुखी विकास और दुनियादारी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? पैसा है। शुक्र क्या है? लग्जरी है। शुक्र लग्जरी आइटम है। शुक्र क्या है? पैसा है। परिवार में शुक्र किसका कारक है? परिवार में शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र को क्या किसका कारक माना गया? शुक्र को पत्नी का कारक माना गया। जैसे अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु को पति का कारक माना गया। जब हम किसी स्त्री के लिए देखेंगे तो वहां पे उसके पति का कारक गुरु माना जाता है। लेकिन जब हम किसी पुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहां पर उसकी स्त्री का कारक शुक्र माना जाता है। एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र का बली होना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर पीड़ित होगा तो विवाह टूटने के योग बनेंगे। इसी तरह से गुरु को लेते हैं कि गुरु का कुंडली में बली होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु पीड़ित होगा तो उसमें भी संबंध टूटने की समस्याएं आती हैं। शुक्र को हम वैवाहिक संबंधों के लिए भी देखते हैं। वैवाहिक संबंध, समाज में शुक्र क्या है? समाज में शुक्र पैसा है, संपत्ति है, लग्जरी आइटम्स हैं। शुक्र क्या है? नृत्य है, गीत है, फैशन है, डिजाइनिंग है, अभिनेता है। जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, यानी कि उनका पंचम, तृतीय या फोर्थ भाव में शुक्र का प्रभाव होता है, उसके साथ मंगल राहु भी जुड़ते हैं, तभी व्यक्ति फैशन इंडस्ट्री में जाता है या फिल्म लाइन में जाता है। फिल्म लाइन क्या है? पूरी शुक्र है। फैशन, फिल्म लाइन, ये सब हम शुक्र से ही देखेंगे। कोई व्यक्ति कवि है, किसी की संगीत में रुचि है, कला में रुचि है, या क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा रुचि है, या किसी क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा रुचि है, तो ये भी हम सब शुक्र से ही देखेंगे। शुक्र से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? शुक्र से यूट्रस से रिलेटेड बीमारी होगी, या किडनी से रिलेटेड बीमारी होगी।
अगर शुक्र पीड़ित होगा तो यानी कि हमें आंखों से संबंधित भी बीमारी होगी, क्योंकि शुक्र क्या है, हमारी आंखों की रोशनी शुक्र है। जो हमारी आंखों की चमक है वो शुक्र है। जो हमारी दांतों की चमक है वो क्या है, वो शुक्र है। यानी कि जिसका शुक्र पीड़ित होगा उसके दांतों में पीलापन होगा। उसकी आंखों पे, जिसका शुक्र पीड़ित होगा उसकी आंखों पर क्या होगा, चश्मा होगा। इस तरह हम इन चीजों को देखकर समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो आप ये बता सकते हो कि यानी कि इसकी कुंडली में इसका शुक्र पीड़ित है, अगर किसी की आंखों पर चश्मा है। तो आप इस तरह से ये अंदाजा लगा सकते हैं इन चीजों से। अभी तक सभी को समझ आ रहा है? सभी को सभी चीजें क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ये जिन्होंने लिखा है कि डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप उसमें से देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिएगा। आज रात को या कल सुबह 11 बजे तक रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। और जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी हमने बात की शुक्र की, उससे बात करते हैं हम शनि की। शनि का इंग्लिश नेम क्या है? सैटर्न भी कहते हैं शनि को। शनि को हम क्या कहेंगे? सैटर्न भी कहते हैं। शनि को ग्रहों की सभा में किसका दर्जा प्राप्त है? शनि को ग्रहों की सभा में सेवक कहा जाता है। ब्रह्मांड में शनि क्या है? सेवक है। सेवक की पदवी प्राप्त है शनि को। शनि किसका कारक है? शनि दुख का कारक है। शनि को दुख का कारक कहा गया। सर, जैसे किसी ने पूछा है कि अगर गुरु ज्ञान है तो शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? हमारी सुंदरता है। शुक्र क्या है? हमारा रहने का तरीका है। शुक्र क्या है? हमारी जीवन की लग्जरियस चीजें हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी किचन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो हम हमेशा बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनानी पसंद करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा मुंह है। क्योंकि हम जब भी बाहर कहीं जाएंगे तो सबसे पहले अपने मुंह को ही सबसे ज्यादा सजाने की कोशिश करते हैं। अपना तैयार होकर एकदम टिप टॉप तरीके से, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जब भी वो घर से बाहर निकलेगा तो एक अच्छे तरीके से, एक मेंटेन तरीके से हम घर से बाहर निकलते हैं। तो वो क्या है? वो शुक्र है। घर को हम जितना भी सजा रहे वो क्या है? वो शुक्र है। तो इन सब चीजों को हम शुक्र से देखते हैं। ये तो आपको एक बहुत ही संक्षेप में कह लीजिए, जैसे 100% का 1 या 2% ही बताया गया है। इतनी चीज, इतनी सारी चीजें हम इन ग्रहों से देखते हैं। ठीक है, तो शनि को क्या है? एक सेवक की पदवी पदवी प्राप्त है ग्रहों की सभा में। शनि को क्या कहा गया? सेवक कहा गया। शनि क्या है? कष्ट है, दुख है, वृद्धावस्था है और बीमारी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? शनि को ऐसा क्यों कहा गया? शनि को सेवक क्यों माना गया? शनि को दुख का प्रतीक क्यों माना गया? क्योंकि शनि हमारे ब्रह्मांड में,
शनि हमारे ब्रह्मांड में सबसे दूर का प्लेनेट है। जैसे सूर्य है, सूर्य के पास क्या आया? बुध आया, बुध के बाद वीनस आया, वीनस के बाद चंद्र आया, चंद्र के बाद मंगल आया, मंगल के बाद बृहस्पति आया और बृहस्पति के बाद शुक्र आया, शनि आया। यानी कि शनि सबसे दूर का प्लेनेट है। शनि को इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में, इस सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? पूरे 30 साल लगते हैं। इस पूरा एक राउंड पूरा करने में उसे 30 साल लगते हैं। यानी कि वो 30 साल तक चलता चलता क्या हुआ, सभी ग्रहों ने तो जल्दी जल्दी अपनी परिक्रमा पूरी की। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाई वो सभी ग्रहों ने जल्दी पूरी की, लेकिन शनि को लगाने में 30 साल लगे। 30 साल तक चलता चलता व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर। 30 साल तक जब वो चलता रहा तो वो कितना कष्टों का सामना करके वहां पहुंचा। उसने जीवन के सारे कष्ट देख लिए, उसने जवानी भी देखी, बचपन भी देखा और बुढ़ापा भी देखा। कितने लोगों को अपने सामने आते हुए देखा और कितने लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा। इसीलिए शनि कष्ट, दुख, वृद्धावस्था, बीमारी, आयु, इन सब चीजों का कारक है। कि कितने लोग उसके सामने आए और कितने चले गए, कितने लोगों को मरते हुए जीते हुए देखा, इसलिए वो आयु का भी कारक है। परिवार में हम क्या देखेंगे शनि से? परिवार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है तो वो शनि है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है? आलस आ जाता है। वो क्या रहता है? बीमार रहता है। वो हर समय दुखी हुआ रहता है अपने दुखों को देख देख के, कि भाई मुझसे अब कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं तो बैठा ही रहता हूँ। उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं होता, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए जो भी घर में वृद्ध व्यक्ति है उसे हम क्या देखेंगे? शनि से देखेंगे। या कोई परिवार का नौकर है, क्योंकि उसे भी, परिवार का जो नौकर है उसे भी शनि की तरह सारे दिन कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे शनि चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ना, कष्ट दुख सब झेलने लग रहा है, ऐसी तरह से परिवार का नौकर। या कोई पुराना, या कोई फटा हुआ, मतलब जीर्ण शीर्ण या फटा हुआ, पुराना कोई जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो या कोई फटा हुआ भवन हो या हमारा मकान हो पुराना है जीर्ण शीर्ण, वो क्या देखेंगे हम? शनि से देखेंगे। जीर्ण शीर्ण भवन हो या कोई कपड़ा भी फटा हुआ पुराना कपड़ा भी हम शनि से देखते हैं। समाज में शनि को किससे देखेंगे? समाज में शनि क्या है? शनि लोकतंत्र का कारक है। जितने भी लोग मिनिस्टर बनते हैं, जितने भी लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं, वो मिनिस्ट्री में कैसे जाते हैं? क्योंकि उनका सूर्य और शनि बली होता है। सूर्य क्या है? राजा है, और शनि लोकतंत्र का कारक है। इन दोनों के बली होने पर ही चंद्रमा, सूर्य और शनि, क्योंकि चंद्रमा क्या, सूर्य और शनि क्या है? राजसी ग्रह हैं। और ये हमारे जो लोकतंत्र है, जो हमारी सरकार है, ये हमारे राजा हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ये राजसी ग्रह हैं और शनि लोकतंत्र का कारक है। जब इन ग्रहों की युति होगी, का संबंध बनेगा, तभी व्यक्ति सरकार में जाता है। इसी तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उन्हें भी हम शनि से देखते हैं। कोई विकलांग व्यक्ति है, जब भी शनि की दशा आती है तो व्यक्ति एक ऐसे चलने लगता है जैसे कमर में दर्द हो गया या उसके पैर में दर्द हो गया, तो व्यक्ति के अंदर चलने में थोड़ा लंगड़ापन आ जाता है। ऐसे नहीं कि लंगड़ा हो गया, हल्का सा उसकी चाल में फर्क आ जाता है जब शनि की दशा होती है। तो आप किसी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि इसकी शनि की दशा चल रही होगी। अगर व्यक्ति को आप ऐसे चलते हुए देखेंगे तो जरूर उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर कहीं ना कहीं शनि जरूर चल रहा होगा, अगर उसमें ये सब आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। शनि क्या है? निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो क्या है? शनि है। जब भी
जितने भी मजदूर लोग होते हैं तो इनकी कुंडली में मंगल शनि का योग बनता है, मंगल शनि राहु इनका योग बनता है, तभी व्यक्ति एक मजदूरी का कार्य करता है। इस तरह इन सब चीजों को हम शनि से देखते हैं। शनि की दशा में व्यक्ति आलसी हो जाता है, आलस्य आ जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। अभी आपके 2 ग्रह रह गए हैं, 2 ग्रह फिर मैं आपको कल कराऊंगी। और आज हम इतना ही रखते हैं। आप सभी बताइए कि आज आपको क्लास कैसी लगी और आज की क्लास कैसी रही। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। बताएं सभी आज आपको एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। ये शनिवार से शनि देव से ये नौकर को भी देखते हैं और उद्योगपति को भी देखते हैं, ये चीज समझ नहीं आई। नौकर और उद्योगपति में तो बहुत फर्क है। जितने भी उद्योग कोई भी उद्योग में हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, है ना। कभी भी उसमें एक वर्कर नहीं होगा, उसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योग करता है। और शनि हमें मुखिया भी बनाता है, क्योंकि वो इतने साल में एक परिक्रमा पूरी करता है। जब कोई मुखिया बनता है या कोई नेता बनता है तो वो 5 साल के लिए बनेगा, फिर इलेक्शन में जीत जाएगा, फिर 5 साल के लिए फिर बनेगा। तो इसीलिए इन चीजों को हम शनि से देखते हैं। शनि लोग, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे एक्सपीरियंस ज्यादा आ जाता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस की अधिकता होती है। वो छोटे लोगों का अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं, क्या करना चाहिए और कैसे नहीं। मैम हेलो। जी सर बताइए। मैम शुक्र तो दैत्यों का गुरु है ना। हाँ, देवता राक्षसों का गुरु। आपने देवताओं का गुरु बताया शुक्र को। जी मैम, मुझे भी यही कंफ्यूजन था कि हाँ, आपने शुक्र बताया देवताओं के गुरु। जहां हो तक मुझे पता है कि ये तो राक्षस के गुरु हैं। हाँ, वो जो गुरु है, जो वो तो देवताओं के गुरु है, जो शुक्र है वो राक्षसों के गुरु हैं। हो सकता है मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई हो, है ना, मैं उसके लिए अच्छा। सपोर्ट करती हूँ। वो राक्षसों के गुरु है और उन्हें मृत संजीवनी प्राप्त है। दूसरा मैम ज्ञान के कारक भी है। शुक्र ज्ञान के कारक। ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान भी तो देते हैं ना, शुक्र मास्टरमाइंड बनाते हैं। हाँ, शुक्र ज्ञान भी देते हैं। तो वो ज्ञान के कारक तो सारे ग्रह हैं, है ना। ज्ञान तो हम सभी ग्रहों से मुख्य देखते हैं, विकास कर दो। है ना। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं कि जिनसे हमने ये देखा, जिनसे हमने देखा। एक ग्रह से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे हम अगर चतुर्थ घर की बात करें, चतुर्थ भाव की बात करें, वहां पर जब हम कोई प्लॉट खरीदेंगे तो मंगल की बात करेंगे। जब हम बहुत बड़ी जमीन लेंगे तो शनि की बात करेंगे। जब हम बहुत बड़ा घर खरीदेंगे तो वहां पे गुरु की बात करेंगे। जब हम लग्जीरियस हाउस खरीदेंगे तो वहां पे हम शुक्र की बात करेंगे। तो एक जब कोई हम वाहन या प्रॉपर वाहन खरीदेंगे तब वहां पे शुक्र की बात करेंगे। तो हर ग्रह से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे वो चीजें बदल जाती हैं, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू।